बेटा, आज हम जो है ना वो केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 जो फिजिकल स्टेट मैटर है उसमें जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड की डेंसिटी के बारे में। ठीक है जी, कि हमारे पास जो है ना वो सॉलिड की डेंसिटी। ठीक है, अब ये देखें कि सॉलिड की डेंसिटी जो होती है ना, ये लिक्विड से गैस के मालिक्यूल जो गैस होती है उन दोनों से जो है ना इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और इसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे देखें जी, हमारे पास जो है ना ये वाला जो है हमारे पास गैस है सिलेंडर के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ये वाला क्या है हमारे पास लिक्विड है, और यहाँ पे जो है ना वो हम ले लेते हैं जो है ना वो सॉलिड को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी कि डेंसिटी जो सॉलिड की होती है वो हाई क्यों होती है एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। उसकी वजह ये होती है कि जी जो लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं ना वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली उनकी जो है ना वो पैकिंग होती है। ठीक है, और इस वजह से इसकी, और जो इधर देखें जी जो गैस के मालिक्यूल होते हैं ना वो उनकी मतलब ये वाला इस तरह से होते हैं कि जो गैस के जो लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं वो भी मतलब होते हैं, और उनकी जो है ना दरमियान भी हमारे पास जो है ना स्पेस होती है। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों के अंदर जो गैस के मालिक्यूल हैं उनकी जो डेंसिटी है ना वो सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि उनके दरमियान जो है ना वो एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसके साथ हम लिक्विड को लें तो लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान भी स्पेस है, लेकिन गैस के मालिक्यूल से कम स्पेस है, तो लिहाजा गैस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है। अब तीसरा हमारे पास जो है ना जी सॉलिड है। सॉलिड की कैपेसिटी जो होती है ना वो सबसे हाई होती है, और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये भी होती है कि सॉलिड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जो है ना वो करीब होते हैं, पैक आपस में टाइटली उनकी जो है ना वो पैकिंग होती है। तो जब उनके दरमियान स्पेस नहीं होती तो वो उनकी डेंसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखें तीसरा हमारे पास आयरन है। ठीक है जी, आयरन की जो हमारे पास डेंसिटी है ना वो होती है 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद डायमंड है। डायमंड की हम लेते हैं तो ये 19.3 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ये वाली भी हमारे पास इसकी एग्जांपल है, आयरन की है, जो डायमंड की है। अब ये देखिए आयरन के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान स्पेस होती है। लेकिन जो डायमंड है इसकी डेंसिटी आयरन से इसलिए ज़्यादा है, ये 7.86 है, ये 19.3 है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आयरन के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो उनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टाइट क्लोज होते हैं, यानी पैकिंग उनकी टाइट होती है एज कम्पेयर टू आयरन। तो जितनी ज़्यादा उनकी पैकिंग टाइट होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी जो पार्टिकल होते हैं उनकी पैकिंग जो होती है ना वो लूज होती जाएगी, उतनी ही आपकी डेंसिटी जो है ना वो कम होती जाएगी। उसके बाद ये अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे जी टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इसकी टाइप्स जो होती है ना वो कितनी होती हैं। अब यहाँ पे जी हमारे पास है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स क्या है जी? हमारे पास ये दो तरह के जो है ना सॉलिड होते हैं, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा हमारे पास जो है जी वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें जी कि हमारे पास जो है ना अमॉर्फस क्या होता है। अमॉर्फस मीन ही होता है शेपलेस। ठीक है, कि एक ऐसा सॉलिड जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कि जो किसी भी शेप के अंदर जो है ना वो आ सकता है। तो जब इसकी डेफिनेट शेप नहीं होगी तो इसका मेल्टिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो भी हाई नहीं होगा। ये वाला क्या होगा? नॉट हाई या नॉट शॉर्प। क्योंकि जब उसकी जो है ना हमारे पास जो है ना आपके पास जो है इसका, हाँ जी, जब हमारे पास इसकी शेप जो है ना वो डेफिनेट नहीं होगी तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो शार्प नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल हमारे पास है जी वुड है, ठीक है, और उसके बाद है जी हमारे पास आ जाता है जी रबर है, रबर हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है प्लास्टिक, ठीक है। ये वाली इसकी एग्जाम्पल है, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सारी की सारी कौन सी हैं? ये देखो तीनों जो है ना ये सॉलिड है, लेकिन सॉलिड की कौन सी टाइप है? अमॉर्फस है, और इन तीनों की जो है ना कोई डेफिनेट शेप जो है ना वो नहीं होती। अगली हमारे पास जो टाइप है जी वो हमारे पास है, वो हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जी, आयन होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ जो है ना वो अरेंजमेंट इनकी होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना ये वाला देखते हैं, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में जो हमारे पास सोडियम होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये वाला जो क्लोरीन होता है इसके ऊपर हमारे जो है ना वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो अगला आएगा उसमें यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला देखें ये हमारे पास जो है ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक अपोजिट चार्ज जो है ना देते हैं। इस तरह इनकी जो है ना वो एक डेफिनेट शेप जो है ना हमारे पास जो है ना वो बन जाएंगी। तो इसको हम जो है ना वो कहते हैं ये वाला हमारे पास जो है ना वो क्रिस्टल लाइन फॉर्म में है, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जी वो शार्प होता है ये वाला, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। अगर ऐसा सॉलिड जिसकी जो शेपलेस होता है, जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो शार्प नहीं होता। और जो क्रिस्टल लाइन मतलब कि जो रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंजमेंट होती है, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो शार्प होगा। और उसकी वजह ये है, ये देखो एक सीक्वेंस के साथ मतलब जो है ना ये आपस में चल रहे हैं, तो जब ये सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो हमारे पास एक डेफिनेट शेप वाला जो है ना सॉलिड बनेगा, ठीक है जी। आगे हमारे पास जो है ना टॉपिक है जी एलोट्रोपी, ठीक है जी। एलोट्रोपी हमारे पास क्या है? एलोट्रोपी, ठीक है जी, एलोट्रोपी, ठीक है। एलोट्रोपी हमारे पास क्या है जी? अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट के अंदर पाया जाए तो उसको हम जो है ना उसकी एलोट्रोपी कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर देखें जी हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन है O2, और ऑक्सीजन ये वाला जो O3 है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वाला भी गैस की फॉर्म में है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला जो ऑक्सीजन ये भी गैस की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे देखें जी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना दोनों फिजिकल, क्या हमने जो इसकी डेफिनेशन में वर्ड बोला था, अगर किसी कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मतलब जो है ना वो फिजिकल स्टेट में पाया जाए तो उसको आपके पास क्या कहेंगे, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट जो है ना वही हो, लेकिन एक से ज़्यादा शेप्स के अंदर पाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपी कहेंगे। एलोट्रोपी में यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना ये भी फिजिकल स्टेट इसकी क्या है? गैस, और ये वाला भी आपके पास क्या है जी? गैस, और इसको हम क्या कहेंगे जी? ये वाला ओजोन बन जाएगा, और ये वाला आपके पास ऑक्सीजन जो है ना जो हम यूज करते हैं ये वाला बन जाएगा। अब ये देखें दोनों की फिजिकल स्टेट जो है ना वो सेम है। फिजिकल स्टेट क्या सेम है? ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये दोनों क्या है कि एलोट्रोप्स हैं। किसके? ये वाला ऑक्सीजन के, ये जो ना दोनों एलोट्रोप्स हैं। अब अगला पॉइंट जो है ना वो हमारे पास ये आता है कि एलोट्रोपी जो होती है ना इसकी रीजंस क्या होती हैं, कि एलोट्रोपी जो होती है ना ये क्यों हमारे पास जो है ना ये मतलब एक एलिमेंट जो होता है ना वो एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में क्यों पाया जाता है? इसकी भी दो वजूहत हैं। नंबर वन, इसकी आपके पास है डिफरेंट एटम्स, कि अगर नंबर ऑफ एटम को आप चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम को हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास वो एलिमेंट जो है ना वो उसके जो है ना वो एलोट्रोप्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी ऑक्सीजन है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो है ना वो कितने हैं? 3 हैं। तो अगर जो है ना चीज वही हो, फिजिकल स्टेट वही हो, लेकिन अगर आप उसके नंबर ऑफ एटम्स को चेंज कर देंगे तो वो उस एलिमेंट के जो है ना वो एलोट्रोप्स बन जाएंगे। दूसरी इसकी रीजन जो है ना ये वाला हमारे पास जो है ना वो क्या हो जाएगी जी? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। दूसरा हमारे पास क्या है जी कि हमारे पास जो है इसकी अरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखें जी हम यहाँ पे सल्फर की एग्जांपल लेते हैं, S8 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि सल्फर जो है ना यहाँ पे
हमारे पास जो है ना ये वाला है, ये वाला हमारे पास 8 है, यहाँ पे भी सल्फर जो है ना वो 8 है। अब इस सल्फर को जो है ना हम क्या कहेंगे, रोम्बिक स्टेट में है, और ये वाला हमारे पास जो है ना वो किस में है, मोनोक्लिनिक क्लिनिक फॉर्म में है। अब यहाँ पे भी देखें जी, सल्फर के जो एलिमेंट है ना, एटम है, वो कितने हैं, 8 है। यहाँ पे भी सल्फर के एटम जो है ना वो कितने, 8 है। एक को हम रोम्बिक कह रहे हैं और एक को हम जो है ना वो मोनोक्लिनिक कह रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसकी अरेंजमेंट और है, तो अगर अरेंजमेंट और है तो हम इसको रोम्बिक कह देंगे। अगर यहाँ पे आके हम इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं तो उतने ही एलिमेंट हैं तो हम उसको जो एटम है तो हम उसको जो है ना वो मोनोक्लिनिक कह देते हैं। ठीक है जी। अब अगला जो हमारे पास इसके साथ ही जो रिलेटेड एक टॉपिक है एलोट्रोपी से रिलेटेड, तो वो हमारे पास जो है ना वो क्या है जी, ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर होता है जी, कि ऐसा टेम्परेचर जो आपके पास जो है ना, ऐसा टेम्परेचर जो आपके पास जो है ना वो एक एलिमेंट को दूसरे जो है ना वो एलोट्रोप में चेंज कर दे, उस टेम्परेचर को जो है ना हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर यही वाली हम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे 96 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपके पास है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना अब रोम्बिक है, रोम्बिक है, और ये वाला मोनोक्लिनिक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब तक इसका टेम्परेचर 96 से लेस देन होगा तो ये वाला क्या होगा, रोम्बिक। जैसे इसका टेम्परेचर जो है ना 96 या उससे अबव होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है ना ये वाला लेस देन होगा, रोम्बिक, और अगर ये वाला ग्रेटर देन होगा तो आपके पास, अब यहाँ पे देखें, टेम्परेचर चेंज करने से आपका जो है ना वही एलिमेंट, उसके दो एलोट्रॉप्स बन गए, एक रोम्बिक एलिमेंट एलोट्रोप है और एक आपके पास जो है ना वो मोनोक्लिनिक है। तो फिर क्या हुआ कि एक ऐसा टेम्परेचर जो एलिमेंट को मतलब जो है ना वो दो मुख्तलिफ शेप के अंदर जो है ना वो चेंज कर देता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं जी, ये वाला आपके पास जो है ना वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो ये वाला बेटा आपके पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो ये वाला आपने कर लेना जी। हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है ना वो खत्म होता है, इसका ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम से जो है ना वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग तो आप सब ठीक हैं और सब लोग दिल लगा के बैठ हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोग प्लांट टिश्यूज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, हमने सिंपल टिश्यूज़ की बात की थी, और सिंपल टिश्यूज़ मैंने आपको बताया था ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं। और इन सिंपल टिश्यूज़ जो है उसकी दो कैटेगरीज थी, एक जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे, दूसरा एपिकल मेरिस्टम था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है ये वो वाले टिश्यूज़ थे बेसिकली जिनके सेल्स के अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, और जो सेल्स हैं उसकी दीवारें पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस पड़ा होता है और वैक्यूल जो है वो छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, और इन सेल्स के दरमियान में स्पेसेस नहीं होती। कल मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि सेल्स एक दूसरे बिल्कुल साथ साथ होते हैं, स्पेसेस नहीं है। और इसके अलावा वी टॉक अबाउट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम होती है और दूसरा लेटरल मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम वो वाले टिश्यूज हैं जो रूट्स और शूट्स की अपाइसिस के ऊपर है, लाइक उसके एंड पॉइंट के ऊपर होते हैं, एंड दे कॉज द प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट। ठीक है, जब किसी ऑर्गन की लेंथ बढ़ रही है या प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज कर रहा है तो वो उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है। लेटरल मेरिस्टम जो है they were present at the lateral sides of the parts of the plants। ठीक है, जो उनकी lateral sides थी, जैसे मैंने आपको बताया कि this is my hand and this side both are the lateral sides। ठीक है, तो lateral sides जो है plants के parts की, वहाँ पे जो है वो lateral मेरिस्टम present होता है। और lateral मेरिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, एक वेस्टर्न कैम्बियम होता है और एक कॉर कैम्बियम होता है। वेस्टर्न कैम्बियम की हमने बात की थी कि इट वाज प्रेजेंट इन द between the xylem and phloem, and core cambium was in the outer lateral side of the plant। parts like stem की outer lateral side पर present है, और जो वेस्टर्न कैम्बियम होता है
वेसल से आपने याद रखना है, ठीक है। वेस्कुलर वर्ड निकला है वेसल से, और प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। जिस तरह से जाइलम वेसल्स होती हैं और जो है वो फ्लोएम वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो है वो उनके दरमियान में कैम्बियम है और उसको वेसल कैम्बियम कहते हैं। और जो कॉर्ड कैम्बियम है इट इज प्रेजेंट इन द आउटर लेटरल साइड ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जैसे कल मैंने आप यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया था स्टेम का, तो उसमें हमने बात की थी कि उसके अंदर जो है वो कॉर्ड कैम्बियम है। आज स्टूडेंट ये वाला आई एम होपिंग सो कि आप लोगों को मेरे सिस्टमैटिक इश्यूज जो है वो अभी तक बड़े अच्छे तरीके से याद हो गए हैं। याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टम था, लेटरल मेरिस्टम था। एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ कॉज कर रहा है और लेटरल मेरिस्टम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कॉज कर रहा है। और लेटरल मेरिस्टम के अंदर दो तरह के कैम्बियम थे, एक वेस्टर्न कैम्बियम और दूसरा कॉर्ड कैम्बियम। अब स्टूडेंट्स हम लोग परमानेंट टिश्यूज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आर आल्सो टाइप ऑफ द सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यूज दो टाइप्स हैं, एक जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, दूसरी जो है वो परमानेंट टिश्यूज है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स परमानेंट टिश्यूज हैं ये ऑरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ये वाले टिश्यूज हैं, ठीक है, इनसे ही परमानेंट टिश्यूज निकलते हैं। दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, इनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती, जबकि इनके अंदर अच्छी खासी एबिलिटी थी डिवाइड होने की। आपको पता है एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ कॉज कर रहा है और लेटरल मेरिस्टम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कॉज कर रहा है। वो तो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटेटिवली डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ड्राइव हुए हैं, लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं दे डोंट हैव एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये क्लासिफाई होते हैं, ये एपिडर्मल टिश्यूज में क्लासिफाई होते हैं, ये ग्राउंड टिश्यूज में क्लासिफाई होते हैं और स्पोर टिश्यूज के में, ठीक है। तो आज हम दो करेंगे, एक हम लोग एपिडर्मल टिश्यूज करेंगे, दूसरा हम लोग ग्राउंड टिश्यूज करेंगे। एपिडर्मल टिश्यूज देखिए, एपिडर्मल टिश्यूज सिंगल लेयर, एपिडर्मल टिश्यूज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल है, एक ही लेयर है सेल्स की, ठीक है। मतलब एक आप क्या लेंगे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है तो या एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिर्फ एक एक सेल है, ठीक है। एक सेल जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एक शीट सी बनती जा रही है, उसको जो है वो एपिडर्मिस बेसिकली अपर कवरिंग को कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के ऊपर कवरिंग जो है वो एपिडर्मिस होती है। लीफ अगर आपके हाथ में है तो उसके सबसे ऊपर वाली लेयर जो है एपिडर्मिस है, तो एक एक ही सेल की लेयर बनी हुई है। तो सिंगल लेयर जो है वो एपिडर्मल टिश्यूज में पाई जाती है। ये कवर करते हैं प्लांट की बॉडी को एंड एक्ट एज बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू, ठीक है। ये एक तो कवर करते हैं प्लांट की बॉडी को, दूसरा बैरियर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, कि प्लांट की जो इंटरनल बॉडी है उस और एनवायरनमेंट के दरमियान में जो एक बैरियर है वो क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यूज का होता है, ठीक है। ये एपिडर्मल टिश्यूज जो है ये रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, वहां पे ये एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर की और मिनरल्स की, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज जो रूट्स के अंदर पाए जाते हैं उनका वहां पे क्या फंक्शन होता है कि ये वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एपिडर्मल टिश्यूज जो है वो स्टेम के ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब रूट्स के अंदर के ऊपर पाए जा रहे हैं और स्टेम के अंदर भी, तो स्टेम के ऊपर जो होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज लीव्स के अंदर होते हैं, लीव्स और स्टेम दोनों के अंदर पाए जाते हैं और वहां भी सीक्रेट करते हैं क्यूटिन। क्यूटिन एक केमिकल है, ठीक है, जो कि सरफेस के ऊपर अगर होगा, जिस प्लांट ऑर्गन के सरफेस के ऊपर होगा वहां से वो इवेपोरेशन नहीं होने देता, ठीक है, ज्यादा इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता। और इसके अलावा जो एपिडर्मल जो टिश्यूज हैं दे आर प्रेजेंट इन द रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा, ठीक है। रूट हेयर्स और स्टोमेटा के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए ये मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं प्लांट के, आप ये सोचेंगे ये लीफ के सेल्स हैं और इनके अंदर जो है ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। ये स्टोमेटा, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं और इनके अंदर जो है ये स्टोमेटा, ठीक है। तो ये वाले जो सेल्स हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। पास देख लेते हैं स्टूडेंट्स एपिडर्मल टिश्यूज, इनके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, कवर करते हैं प्लांट की बॉडी को और दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल प्लांट ऑर्गन्स एंड द एनवायरनमेंट, कि प्लांट की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और जो इसका एनवायरनमेंट है उसके दरमियान में ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं। ये रूट्स में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये स्टेम और लीव्स के पाए जाते हैं, वहाँ पे ये क्यूटिन को सेक्रेट करते हैं और जो क्यूटिन मटेरियल होता है इट प्रिवेंट्स द फर्दर इवेपोरेशन इन द प्लांट्स, ठीक है। और इसके अलावा ये रूट हेयर्स और स्टोमेटा के अंदर पाए जाते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आप लीफ का स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये जो है आपका टिश्यू सेल्स मैंने बनाए हैं, और अंदर जो है वो गार्ड सेल्स मैंने बना दिए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यूज है। तीन तरह के टिश्यूज थे। परमानेंट टिश्यूज के अंदर फर्दर जो कैटेगरीज थी इसकी, वो तीन तरह के टिश्यूज हमने पढ़े हैं। डर्मल टिश्यूज है, ग्राउंड टिश्यूज है और स्पोर टिश्यूज है। उनको आगे हम लोग रीड करेंगे। ग्राउंड टिश्यूज देखें कि they are made up of the parenchyma या parenchyma cells। स्टूडेंट्स parenchyma cells जिस तरह के आपकी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जो कि बॉडी का मेजोरिटी पार्ट बनाते हैं, ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जर्म लाइन सेल्स हैं, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं। तो प्लांट की बॉडी के अंदर ज़्यादा जो सेल्स पाए जाते हैं वो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट है। ये होता ही है कि ये स्फीरिकल होते हैं, जैसे ये देखें, ये स्फीरिकल इस तरह से है जैसे मैंने ये बनाया, लेकिन जहाँ से इसमें दूसरे सेल के साथ अटैच होना ना, वहाँ भी इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फ्लैटन होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला सेल और ये वाला सेल ये दूसरे के साथ दोनों से स्फीरिकल है, लेकिन ये इसके साथ जहाँ पे अटैच है वहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ इसकी जो सेल वॉल है वो फ्लैटन है थोड़ी सी, ये देखिए, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये फ्लैटन है, इधर इसकी इस सेल के साथ अटैच होना तो यहाँ से फ्लैटन है, ठीक है। यहाँ मुमकिन और सेल हो जाता है, यहाँ पे और सेल हो जाता है, यहाँ पे और सेल हो जाता है। तो स्फीरिकल होते हैं ये सेल्स, लेकिन जहाँ से इनकी सेल वॉल दूसरी सेल के साथ अटैच करना होता है, वहाँ से उनका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैटन होता है, ठीक है। फ्लैटन का मतलब आप समझते हैं कि इस तरह से फ्लैट होगा, ठीक है, उसमें कोई कर्व वहाँ पे नहीं आ रही होगी। अच्छा, इनकी थिन वॉल्स होती हैं, लार्ज वैक्यूल होता है, ये फूड को स्टोर करते हैं। और पेरेंकाइमा सेल्स जो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइड से फोटोसिंथेसिस होती है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। और कुछ और पार्ट्स प्लांट के वहाँ पे अगर ये पेरेंकाइमा सेल्स पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे ये रेस्पिरेशन कॉज कर रहे हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं। रेस्पिरेशन आपको पता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द glucose molecules break down and ATP and molecules of ATP are generated। और इसके अलावा जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसके अंदर जो है वो उसकी राइबोसोम्स होंगे प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाएंगे। ये दोनों टिश्यूज मैंने आपको करवाई, पीछे वाली मैंने आपको एक्सप्लेन करवाई। आपने परमानेंट टिश्यूज जो है वो टिल ग्राउंड टिश्यूज याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको स्पोर टिश्यूज करवाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।